Jai Hind. In this video, we are going to learn what is government. You have usually आपने सुना होगा, अक्सर सुना होगा लोगों को इस शब्द का यूज़ करते हुए आपने बुक्स में, इंटरनेट पे, न्यूज़ के दौरान, टीवीज़ पर, टेलीविजन्स पर एंड ड्यूरिंग योर सोशल मीडिया विजिट यू हैव केम अक्रॉस द वर्ड गवर्नमेंट. But have you ever thought of it? What does our government constitute of, and what is it? How does it works? What are the different types of government? And how do they decide what they have to do? And who give them the power to govern the common mass? In this video, we will learn every single part for the illustration of the government, and then we will continue. Okay, so first of all, if we talk about a government, so in any of the democracy in the world, first of all we learn government, then we will talk about democracy, what's a democracy is. So every country needs a government to run its function and to make decisions, to get things done. किसी भी देश की अगर हम बात करें, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे वहाँ डेमोक्रेसी हो या मोनार्की हो, वहाँ राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, चाहे वहाँ जनता का शासन हो या एक राजा का शासन हो, वहाँ अगर उसको व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से फंक्शंस को चलाना है या काम करते रहना है, तो यह आवश्यक है कि वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक संगठन वर्क करे, जो कि पूरी ऑनेस्टी के साथ एंड विथ इट्स रिलायबिलिटी लोगों के हित की बात करे और उनका डेवलपमेंट करे. और गवर्नमेंट का काम यही है कि कैसे वो किसी भी पब्लिक टास्क को पूरा करे. और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कई सारे वर्क्स अपने डेली लाइफ में देखे हैं. हम उनके वी डेली कम अक्रॉस सच थिंग्स लाइक बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड स्कूल्स. कैसे स्कूल बनाएंगे, कौन घर बनाएगा. अक्सर आप सुनते हैं ट्रेन में जाने के बाद, जब आप कहीं अव्यवस्था देखते हैं, जब आप कहीं मिसमैनेजमेंट देखते हैं, तो आप बात करते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. तो आखिर ये गवर्नमेंट है क्या? इसको हम क्यों हर बार दोष देते हैं? क्यों ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इन सब डेली नीड्स में या डेली अपकमिंग्स में? सेकेंडली, गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो कि है इन्फ्लेशन को कम करना. इन्फ्लेशन को कम करना, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो एक छोटी सी सुई हो या एक बहुत बड़ा जहाज हो, कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी होगी, किस गरीब को खाना मिलेगा या कोई भूखा सोएगा, ये सब तय करना गवर्नमेंट का काम है. आपको बतावें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज टू द गवर्नमेंट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द हेल्थ ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ द इंडिया. हर व्यक्ति का स्वास्थ्य आपके लिए मैटर करता है. आप कैसी हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाएंगे, आप कैसे उसको एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, उसको कैसे आपको अच्छा करना है, ये सब आपके ऊपर है. इसके लिए गवर्नमेंट वर्क भी करती है और बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स भी रन करती है ताकि वो गरीबों की मदद कर सके. सिमिलरली ऐसे जैसे कि पोस्टल सर्विस को रन करना या फिर रेलवेज़ को रन करना. सेकेंडली, इफ़ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस from the neighboring enemies or and also protect the boundaries of our nation, and for the creation of jobs for the youth and the masses of the nation, and maintaining peaceful relations with its neighboring countries, that is also a function. मतलब अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, मित्रता के संबंध बनाए रखना, यह भी एक सरकार का कार्य होता है. दूसरी बात अगर हम करें तो हर व्यक्ति को, देश का हर नागरिक पेट भर के खाना खाता है, उसके पास भोजन है या नहीं, उसके पास स्वच्छ पानी है या नहीं, एक जीविका है या नहीं, यह सुनिश्चित करना भी किसका कार्य होता है? ये गवर्नमेंट का कार्य होता है. और जब कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड या फिर और भी अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उस समय एक असहाय व्यक्ति को सहायता पहुंचाना या जो व्यक्ति उस नेचुरल डिज़ास्टर से अफेक्टेड हैं उनको असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना भी गवर्नमेंट का ही काम है. सेकेंडली, अगर दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, तो उसको सुलझाने का काम कौन करता है?
गवर्नमेंट करता है। कैसे करता है? दो व्यक्तियों के बीच में अगर लड़ाई होगी, कोई क्राइम कोई करेगा, तो उसको यह तय करने के लिए कि कौन गलत था कौन सही था, इसके लिए हम जिस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जो कि हमारे डेमोक्रेसी का एक पिलर भी है, जिसे हम कहते हैं जुडिशरी, तो कोर्ट्स में हम जाते हैं और कोर्ट्स हमें बताता है व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, कौन गलत है कौन सही है, सबूतों के आधार पर, दलीलों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस प्रोवाइडेड, दे डिसाइड who is right and who is wrong and what should be done. So courts are also a part of a government. This is what I mean to say. Secondly, perhaps आप कभी वंडर हो, आपको आश्चर्य हुआ हो कि कैसे गवर्नमेंट ये सब काम करती है। इतने सारे टास्क मैंने आपको बताए, बट हाउ डज द गवर्नमेंट मैनेजेस टू डू ऑल सच टास्क? वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू ऑल सच टास्क, एंड वो क्यों करेगी, उनकी जिम्मेदारी क्यों बनती है? तो ये इसलिए क्योंकि जब भी मानव या ह्यूमन बीइंग्स एक साथ रहते हैं या कुछ काम करते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं, तब वहाँ पर एक मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यही चीज़ इंडिकेट किया, सुव्यवस्थित सुचारू व्यवस्था होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर एक संगठन हो जो कि उनके डिसीजंस ले, उनको लॉ बना के दे, उनकी व्यवस्थाएं बनाए, वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। सो वी नीड अ गवर्नमेंट। सम रूल्स, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बनाए ही जाने चाहिए ताकि हर कोई उसको पालन करे। आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो एक उदाहरण बहुत अच्छा हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर हम देखें तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि एक व्हीकल ड्राइव करता है, मे बी इट अ मोटर बाइक और अ कार एंड एनी व्हीकल इन इंडिया, सो इट इज़ नेसेसरी फॉर हिम और that he or she should have a license, a driving license. Another way, अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं मिलेगा तो उसको उस क्राइम के लिए जो कि उसने कमिट किया है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ही इज़ ड्राइविंग द व्हीकल, ही शुड बी फाइंड और इवन जेल। तो एक भारी पैमाने पर उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है और हो सकता है कि उसको जेल भी हो सके, कुछ सालों की, 6 महीने की, 1 साल की भी जेल हो सकती है। ये कुछ काम थे। तो ऐसे लीडरशिप की एक्सरसाइज करके और सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके गवर्नमेंट हमारे लिए लॉज इम्प्लीमेंट करती है। सेकेंडली, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। किस किस लेवल पे गवर्नमेंट होती है? तो बेसिकली 3 लेवल्स हम गवर्नमेंट के देखते हैं। सबसे पहले लोकल लेवल, देन सेकेंड स्टेट लेवल एंड द लास्ट वन इज़ नेशनल लेवल। लोकल लेवल जो आप अपने विलेज, टाउन या फिर आपके लोकल टाउन में देखते हैं या फिर आपके लोकल एरिया में देखते हैं, वो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है। जो कोई भी व्यवस्थाएं आपके वहाँ पर बनाए वही एक गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब आपके घर के बाहर अगर नाली का लीकेज होता है तो आप संसद भवन में जाकर ये प्रदर्शन नहीं करेंगे कि प्लीज़ गेट द ड्रेन्स repaired. You will not request the Prime Minister to be involved in such a little task. It's a very common thing. So you may get your ward number or a municipal corporation office. So ये जो लोकल लेवल पे आप गवर्नमेंट देखते हैं, ये आती है लोकल लेवल में। सेकेंडली हम देखते हैं जो कम्प्लीटली स्टेट को कवर करता है, वो है स्टेट लेवल का गवर्नमेंट। स्टेट लेवल के बाद आता है नेशनल लेवल, जो कि सेंट्रल लेवल पे लॉज बनाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल इसके आगे जब हम वीडियोस लाएंगे तो आपको पंचायती राज और लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट हैं, इन सभी के बारे में और डिस्क्रिप्टिवली समझाने का प्रयास करें। सेकेंड, वी हैव लॉज एंड द गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट एंश्योर्स दैट एवरीवन शुड हैव टू फॉलो द लॉ, एंड इन केस, ये तो गवर्नमेंट का पावर है कि गवर्नमेंट एक लॉ बनाए और वो इंश्योर करेगी कि हर कोई, चाहे वो एक गरीब हो या अमीर, चाहे वो एक वेल्थी पर्सन हो या एक पुअर पर्सन हो, डजेंट मैटर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन he should follow the rules and laws made by the government. It is the function of the government. Secondly, if you talk, ये तो हो गया गवर्नमेंट का पार्ट, लेकिन इन केस क्या होगा अगर मास या पीपल गवर्नमेंट के लॉज से के
सेटिस्फाइड नहीं है या उससे संतुष्ट नहीं है या उससे अपना मत नहीं रखते हैं, उनको मतभेद है सरकार का जो निर्णय है या सरकार का जो कानून है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि व्हीकल्स पे जो टैक्स लगा था कि कोई भी ड्राइवर यदि किसी एक्सीडेंट में पाया जाता है, हैवी ड्राइवर लाइक ट्रक्स एंड LMVs एंड कोई भी ड्राइवर जो एक्सीडेंट करता है, तो अगर वो पकड़ा जाता है तो ही शुड बी fined for 25 lakhs or maybe he will be jailed for 5 years. So lot of drivers protested and give up their jobs. So the country have to face for few days. Maybe the regional issues are arising that at that time. Secondly, ऐसे ही मान लो कोई भी व्यक्ति है और उसको लगता है कि ये गवर्नमेंट जॉब मुझे इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर धर्म या जाति से आता हूँ, तो मैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ क्लेम कर सकता हूँ। और कहाँ क्लेम करूँगा, तो आपको पता है कोर्ट्स आर देयर। कोर्ट्स में जाके क्लेम करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी जाति या धर्म की वजह से इस गवर्नमेंट जॉब में या इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका अधिकार दिया जाए। तो कोर्ट उसमें देखेगा कि क्या सुधार किया जा सकता है, क्या वाकई में ऐसा है, तो इस हिसाब से कोर्ट उसको जस्टिस प्रोवाइड करेगा और डू द नीडफुल, और वो बताएगा कि क्या करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट की पावर क्या है और गवर्नमेंट कितनी पावरफुल हो सकती है और उसके कितने सारे फंक्शंस हैं। बट हु गिव्स द गवर्नमेंट ऑल दीज पावर्स आई हैव टोल्ड यू? किसने दिया है भाई? शक्ति दी है तो किसने दी है? ये शक्ति कहाँ से आई है? तो ये शक्ति अगर हम बात करें लेवल ऑफ गवर्नमेंट में इन द डेमोक्रेसी, तो अगर हम डेमोक्रेसी वर्ड को ही देखें तो डेमो वर्ड का मतलब होता है पीपल, द मासेस, और क्रेसी का मतलब अगर हम देखें तो क्रेसी मीन्स द रूल। सो द रूल ऑफ द पीपल, लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता का ही शासन है, जनता के ही द्वारा है और जनता के ही लिए है, तो ये कोई और नहीं। अगर हम एक लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में ये जनता ही है, ये पीपल ही हैं जो गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि वो उनके लिए रूल्स बनाए और उनका डेवलपमेंट और उनकी प्रोग्रेस करें। सेकेंडली, ये किस वे के थ्रू करते हैं, तो ये भी हम हर 5 years में एक्सरसाइज करते हैं। हमारे सिटीजन्स, दोज हु आर adult and 18 years of age, like they follow the universal adult franchise. So it is necessary for every single democracy in the world to have universal adult franchise, because वो व्यक्ति जो कि ये क्या कहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये सिंपल से शब्दों में ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से बड़ा है, चाहे वो युवा हो या कोई भी युवा जो 18 वर्ष की आयु से अधिक है, जिसकी उम्र, वो सरकार के चयन में अपनी भागीदारी निभा सकता है, वो एक वोट दे सकता है। ऑल एडल्ट्स दैट आर 18 years of age can vote. So it basically provides the right to vote to the adults. तो इलेक्शन के थ्रू हम उनको चयन करते हैं और इलेक्शन होने के बाद जो मेंबर सिलेक्टेड होते हैं वो जाके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं और हमारे लिए डिसीजंस एंड लॉज बनाते हैं। अनदर फॉर्म अगर हम बात करें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो कि पहले पास्ट में हमारे कंट्रीज़ में रहा और ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिला, लाइक द फॉर्म इज मोनार्की। मोनार्क मतलब अगर हम देखें तो एक राजा और रानी होता है। मोनार्क के पास पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, उसके पास पावर होती है सरकार को चलाने की, और मोनार्क के पास एक छोटा सा ग्रुप होता है। आपने भी अगर टीवी सीरियल्स में अगर दरबार देखा हो राजा का, तो दरबार में विभिन्न प्रकार के मंत्री और मंत्री परिषद बैठा करती थी जो उनको सलाह दिया करती थी कि क्या किया जाना चाहिए या कहाँ क्या कमी रह रही है। तो वो लोग सलाह देंगे लेकिन वो उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकते कि वाई यू आर डूइंग सच अ डिसीजन, वाई आर यू मेकिंग सच अ डिसीजन, इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ मी। अगर उससे मुझे आपत्ति है तो मैं उसका विरोध नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज द फाइनल पावर ऑफ डिसीजन इज इन द हैंड्स ऑफ मोनार्क। जो मोनार्क कहेगा वही होगा। दैट वॉज द नेगेटिव पॉइंट। बट इन द डेमोक्रेसी even a single person may doesn't matter he is a poor or a wealthy person, he has a right to
protest against any such laws which uh, exploits his rights, maybe his fundamental rights or beliefs. Secondly, we have in the democracy, government have to define the actions, the actions they have taken, and defend the protest. जो विरोध उनका हो रहा है उसका उनको जवाब देना होगा. लेकिन अगर हम बात करें मोनार्की में, तो मोनार्की में ऐसा कुछ नहीं है. मोनार्की एक ऐसा फॉर्म है जहाँ राजा ने जो निर्णय लिया है उसके लिए उसे ये नहीं बताना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ही हैज़ द सुप्रीम वन इन दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सेकेंडली, अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. इंडिया एक डेमोक्रेसी है और इंडिया को डेमोक्रेसी बनाने में एक लंबे संघर्ष का दौर गुजरा है, जिसमें कई सारे लोगों का योगदान हमें देखने को मिलता है. ये जो फीचर आज हमें मिला है, इसके लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया है. जैसे आज शिक्षा की बात अगर हम करें, तो शिक्षा के लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया, तब जाके आज हर बच्चे को, हर बच्ची को शिक्षा मिल पा रही है. सो इट इज़ नेसेसरी टू वैल्यू दिस फ्रीडम एंड वैल्यू दिस राइट दैट वी हैव गॉट दिस आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल. सेकेंडली, बात करूँ अगर बेसिक आइडिया की, तो बेसिक आइडिया ये है इसका डेमोक्रेसी का कि हर व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है. यहाँ कोई एक व्यक्ति रूल नहीं करता है, यहाँ जनता ही रूल करती है, क्योंकि वह एक वोट देकर उस सरकार को गिरा सकता है, उस सरकार को बना सकता है. सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती हैं. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दूँ. रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो आपका प्रतिनिधित्व करे. फॉर एग्जाम्पल, आपके गांव में रोज़ मीटिंग होती है और हर मेंबर गांव का जाता है, जो कि फैमिलीज वहाँ रहती हैं, बट एवरीवन इज़ नॉट फ्री एट एवरी टाइम टू अटेंड द मीटिंग्स. देन व्हाट शुड बी डन? वो एक प्रतिनिधि को चुनेंगे, एक वार्ड अपने वार्ड मेंबर को चुनेगा, एक डिस्ट्रिक्ट अपने एमएलए को चुनेगा, एक रीजन अपने एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगा जो उनकी बात जाकर वहाँ पर रखेगा. फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्लास, इफ़ वी टॉक अबाउट अ स्कूल और किसी क्लास की बात करें, तो एक स्कूल में कई सारी क्लासेस लगती हैं. 6th क्लास का एक मॉनिटर है, 7th क्लास का एक मॉनिटर है. जब कंडक्ट होती है पूरी हेड बॉय और मॉनिटर्स की मीटिंग, तो हर क्लास का हर बच्चा नहीं जाता है, सिर्फ जो हेड है वही जाते हैं. फिर वो बताते हैं कि मेरी समस्या क्या है, मेरी क्लास में कौन दिक्कत करता है, चौक आती है नहीं आती है, डस्टर्स हैं या नहीं, फैंस प्रॉपर हैं या नहीं, या फिर लाइटिंग व्यवस्था प्रॉपर है, डेस्क में क्या दिक्कत है, फर्नीचर का इशू जो भी है, या सैनिटेशन की क्या समस्या है, ये सारी बातें वो बताते हैं. जस्ट लाइक दैट हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे डेवलपमेंट की बातें करते हैं. हमारे गांव में स्कूल है या नहीं, हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज है या नहीं, ये सारी बातें एक रिप्रेजेंटेटिव उन सभी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रखता है और फिर वहाँ से बजट पास करवा के लाता है और उससे उस रीजन का विकास होता है. सेकेंडली, अगर हम बात करें डिसीजंस की, तो हमारे डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति के पास है ये राइट कि वो अपने लिए बने हुए कानून को समर्थन करे, या फिर अगर वो उसके हित में नहीं है तो वो उसका विरोध भी कर सकता है. बट कंडीशन यही है डेमोक्रेसी में कि दे हैव टू वोट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. अब आपको मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, वाई डू वी नीड सच एन basic law that every citizen who is 18 years of age should have the right to vote. एक्चुअली में अगर हम अर्ली डेमोक्रेसीज की बात करें, अर्ली गवर्नमेंट्स की बात करें, तो द पुअर्स, द वुमेन डज नॉट हैव द राइट टू वोट. दैट वॉज द कंडीशन एट दैट टाइम. दे सफर्ड. और इन केस प्रॉपर्टी, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो भी वोट नहीं कर सकते. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत पहले लोकतंत्र होता था, या जो सरकार होती थी, या जो निर्णय लेने वाली समितियां होती थी, उनमें वही चयन कर सकते थे जिनके पास प्रॉपर्टी हो, जो धनी व्यक्ति हैं, जो समाज में प्रभुत्व रखते हैं, जो डोमिनेंट हैं सोसाइटी में, वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. अब आप मुझे बताइए कि माइनॉरिटी 90% है और मेजॉरिटी 10% है. फॉर एग्जाम्पल, 90% लोग किसी एरिया में गरीब हैं और 10% लोग बहुत अच्छे क्लास के लोग हैं, उनके पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, पर्याप्त रिसोर्सेज होती हैं. तो
10% को अधिकार दिया है वोट करने का, और जब वो वोट करते हैं तो सरकार बनती है, और जब सरकार बनेगी तो वो किसका भला करेगी, क्योंकि 90% ने तो वोट दिया ही नहीं। तो ये कैसे तय करेंगे कि विकास सबका होगा? ताकि सबका विकास हो सके, यह आवश्यक है कि हर वो व्यक्ति जो गरीब है, हर वो व्यक्ति जो दिन रात ईमानदारी से मेहनत करता है, पूरे दिन और रात पसीना बहाता है, यह जो बात है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे यहाँ भी यह होता था। महात्मा गांधी जी ने अपने आर्टिकल जो कि यंग इंडिया में पब्लिश हुआ था, उसमें ये बताया था, ये 1931 में गांधी जी ने पब्लिश किया था, और उसमें हमें ये देखने को मिलता है, वो जो लाइन लिखी है मैं वो कोट करना चाहूँगा। आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द राइट टू वोट।